नमस्कार दोस्तों, जय स्टडी के लॉ प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएसजे जो कि उसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को होने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए जो 9 माइनर एक्ट हैं उसको विस्तृत रूप से अध्ययन करते हुए उसके प्रश्न और उत्तर की व्याख्या देख रहे हैं। इसी क्रम में आज हम जिस माइनर एक्ट का अध्ययन करेंगे वह है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है, तो इस अधिनियम के बारे में मोटी मोटी बातें जान लें आप कि इसमें कुल जो अध्याय हैं उनकी संख्या 5 है। 5 अध्याय हैं इसमें और कुल 37 धाराएं हैं। ठीक है, 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं इसमें। ठीक है, और यह हमारी आज़ादी के 56वें वर्ष इसको अधिनियमित किया गया है। अगर हम बात करें कि यह अधिनियम कब पारित किया गया, तो यह इसकी डेट महत्वपूर्ण डेट है, याद रखिएगा हर अधिनियम की डेट महत्वपूर्ण होती है। तो वह है 13 सितंबर 2005। ठीक है, और अगर अब हम इसकी बात करें कि यह प्रवृत्ति यानी लागू कब हुआ, प्रवृत्त कब हुआ यह अधिनियम, तो आप लिखेंगे 17 अक्टूबर। ठीक है, यानी 13 सितंबर को यह बनकर तैयार होता है और 17 अक्टूबर 2005 को यह प्रवृत्त में हो जाता है। ठीक है, और इस अधिनियम का विस्तार कहाँ था कि यह संपूर्ण भारत पर है। ठीक है, इस अधिनियम का बनाने का तात्पर्य ही यही था कि घरेलू भेदभाव से जो महिलाओं में शादी के बाद या जो भी शादी के पहले जो भी महिलाओं के प्रति घरेलू के अंतर्गत भेदभाव किए जाते हैं उसके लिए महिलाओं को संरक्षण प्रदान कर। ठीक है, तो इसी सब के बारे में कि घरेलू हिंसा क्या होती है, इसमें कैसे कैसे यातनाएं होती हैं, उसको सुधारने के लिए जो इस प्रकार के कुकर्म करते हैं उनको दंड देने का प्रावधान, इसी सब के बारे में इस पूरे अधिनियम में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम इसको देखेंगे। आइए इस पर विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल धाराएं हैं 37, 32, 33 और 34। तो ये अभी हमने बताया, तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन अ। इसमें कुल धाराएं 37 हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, इसमें अनुसूचियों के बारे में बात कर रहा है। वह क्या है? कोई नहीं है, या 2 है, 3 है, या 4 है। तो इसमें कोई भी अनुसूचियां नहीं है, अर्थात ये जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन है कोई नहीं। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? 14 और 21, 14, 15 और 21, 21 और 14। 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार। ठीक है, तो इसमें क्या बात है कि इसमें जो अनुच्छेद के अंतर्गत यह लिया गया है यह तीनों अनुच्छेद, अर्थात 14, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21। ठीक है, समता का अधिकार, किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ने के संबंध किसी भी भेदभाव न किया जाए, अनुच्छेद 15 बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 बताता है प्राण और देहित स्वतंत्रता के बारे में, अनुच्छेद 21 बताता है। तो ये तीनों इसमें समाहित हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य में क्या है? परिवार में रहने वाली महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा से रक्षा करना, महिलाओं को संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों को अधिक प्रभावी संरक्षण प्रदान करना, पारिवारिक हिंसा की शिकार महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करना। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी चारों इसके उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश परिवर्तनीय नहीं होगा। ये जो किसमें बताया गया? धारा 1 में इसके विस्तार के बारे में बताया गया है। तो उसमें क्या बताता है कि यह कहाँ परिवर्तनीय है होगा? मात्र उस जिले में जहाँ आदेश दिया गया हो, मात्र उस राज्य में जहाँ यह आदेश दिया होगा, जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त समस्त भारत में, या उपयुक्त समस्त भारत में। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन डी, समस्त भारत में। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका समस्त भारत में। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम
2005 का विस्तार यही प्रश्न है। तो कहाँ है? यह संपूर्ण भारत पर है। अगला प्रश्न है हमारा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पारित हुआ था। ठीक है, तो पारित कब हुआ था? हमने ये चीज़ अभी ऊपर देखी कि कब पारित हुआ, 13 सितंबर 2005 को। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी। ऊपर ही चर्चा हुई थी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अब ये कह रहा है कि घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। ठीक है, वही बात है, जिस दिन पारित हुआ उसी दिन प्राप्त हुआ, तो वह कब है? ऑप्शन बी, 13 सितंबर 2005। ये ऊपर ही चर्चा हुई। अगला प्रश्न है कि यह अधिनियम प्रवृत्त कब हुआ? 26 जनवरी 2005, 17 अक्टूबर 2006, 13 सितंबर 2005 या 26 अक्टूबर 2006। तो जो इसका सही प्रश्न उत्तर है यह है आपका प्रवर्तन दिन कब है? ऑप्शन डी, 26 अक्टूबर 2006। तो इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस पर चर्चा हुई थी। अब क्या है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये कब लागू कर दिया जाता है? यही डेट जिस दिन प्रवृत्ति में आता है, यानी ऑप्शन डी, 26 अक्टूबर 2006। घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार व्यथित व्यक्ति से अभिप्रेत है। तो यह किस धारा में इसका उल्लेख है? धारा 2 के क में इसका उल्लेख है। और व्यथित व्यक्ति होता कौन है इसमें? जो ऐसी महिलाएं हैं जो घरेलू नातेदारी में हैं या रही हैं, ठीक है, वो सब आती हैं। यानी उस स्त्री से है जो पारिवारिक रिश्तेदारी में है, रिश्तेदारी में रही है, घरेलू हिंसा के किसी कार्य के अधीन रही है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सेक्शन के साथ बताते हुए चल रहे हैं, ये रिपीटेड है, चलिए आगे देख लेते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार बालक से अभिप्रेत है। बालक शब्द को धारा 2 के भाग ख में बताया गया है। और बालक है क्या? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है, 18 वर्ष का नहीं, उससे कम आयु का है, जिसके अंतर्गत दत्तक भी आते हैं। याद रखिएगा, दत्तक होता है, सौतेला होता है या पोषिक बालक होता है। ठीक है, ये तीनों इसमें आते हैं। तो इसमें दिया क्या है? ऑप्शन ए, जो 18 वर्ष से कम आयु का है, दत्तक शामिल है, यही है तीनों। यानी इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। किसमें है इसका उल्लेख? धारा 2 के ख में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार प्रतिकर आदेश से अभिप्रेत है। ठीक है, तो यह प्रतिकर आदेश जो दिया जाता है वह किसमें है? इसका उल्लेख प्रतिकर आदेश का धारा 2 के ग में प्रतिकर आदेश के बारे में बताया गया है। लेकिन जो इस अधिनियम के अंदर जिस धारा में इसका उल्लेख है, इसमें 22 में है, 23 में है, 21 में है, 25 में, तो जिसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, धारा 22 में। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, प्रतिकर का आदेश धारा 22 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार अभिरक्षा आदेश, अभी प्रतिकर हमने देखा 22 में, अब अभिरक्षा आदेश की बात कर रही है, जिसे धारा 2 के घ में परिभाषित किया गया है। ठीक है, अभिरक्षा आदेश को, लेकिन उल्लेख जिसको पूरी प्रकृति की है वो क्या है? 22 में, 23 में, 21 में या 25 में। तो अभिरक्षा आदेश आपका 21 में है, धारा 21 में। तो अभिरक्षा 21 में, प्रतिकर आदेश 22 में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि इस संरक्षण अधिनियम के अनुसार, अब हम पूरा अधिनियम न पढ़ के बस ये बता देंगे कि ये इस अधिनियम के अनुसार घरेलू घटना की रिपोर्ट से अभिप्रेत है। घरेलू घटना से क्या है कि दुखी व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप से में की गई रिपोर्ट, दुखी व्यक्ति से घरेलू हिंसा के अलावा की गई शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप से की गई रिपोर्ट। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दोनों किसी भी तरीके से किया जाए, अर्थात इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। घरेलू नातेदारी से अभिप्राय दो व्यक्तियों के बीच की ऐसी नातेदारी से है, जो नातेदारी की बात कर रहा है, घरेलू नातेदारी को किसमें बताया गया है? धारा 2 के अंग में इसकी परिभाषा दी गई है, यानी धारा 2 के 5। उसमें बताया गया है कि जो साक्षी गृहस्थी में साथ रहता हो या कभी साथ में रहा हो, समरक्तता हो,
विवाह हो, दत्तक ग्रहण की प्रकृति से भी, अविभक्त कुटुंब हो, ये सब घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी ये कौटुंब गृह में एक साथ रहते हैं, ऑप्शन है, ये भी सही है। समरक्तता, दत्तक ग्रहण, ये भी सही है। संयुक्त परिवार के रूप में साथ रहते हैं, ये भी सही है। तो अर्थात इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है यह, इससे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। ठीक है, बनेंगे और अच्छी मात्रा में इसमें क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, भले 37 सेक्शंस हैं इसमें। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू हिंसा से विपरीत है। ठीक है, तो किससे है? धारा 3 में उल्लेख है, धारा 4 में, धारा 5 में या धारा 6 में। तो घरेलू हिंसा का जो हम परिभाषा इस अधिनियम में दी गई है वह है किसमें? धारा 3 में, याद रखिएगा। ठीक है, धारा 3 में इसके बारे में बताया गया है और इसमें परिभाषा इसकी किस में दी गई? 2 के 6 में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मजिस्ट्रेट से अभिप्रेत ऐसे क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले मजिस्ट्रेट से है जिसमें, अब मजिस्ट्रेट की परिभाषा किस में दी गई? इसमें धारा 2 के 6 में दी गई है। और मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति अस्थायी रूप से या अन्यथा निवास करता है जिसमें प्रत्यर्थी निवास करता है या जिसमें घरेलू हिंसा का होना अभिकथित किया गया है, मजिस्ट्रेट की अधिकारिता वहीं तक रहेगी। इसमें ऑप्शन क्या है? व्यथित व्यक्ति अस्थायी रूप से या अन्यथा निवास करता है, प्रत्यर्थी निवास करता है, घरेलू हिंसा का होना, यानी तीनों बात के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की अधिकारिता इसमें समाहित होगी। तो अर्थात इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार मजिस्ट्रेट से अभिप्रेत है, यानी मजिस्ट्रेट कौन होगा? ठीक है, तो दंड प्रक्रिया संहिता जो इस प्रकार का मजिस्ट्रेट इसका अवलोकन करेगा वो किसको पावर दिया है? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट, उपयुक्त दोनों या उन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है इन दोनों को मिला है, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार संरक्षण अधिकारी से अभिप्रेत है। ठीक है, संरक्षण अधिकारी जिसे धारा 2 के ढ में इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, लेकिन संरक्षण अधिकारी के बारे में जो विस्तृत उल्लेख है इस अधिनियम में वह है आपका धारा 8। ठीक है, धारा 8 में उसके बारे में बताया गया। ठीक है, धारा 8 की उपधारा 1, यानी धारा 8 की उपधारा खंड क। तो किस धारा के अंतर्गत इससे विपरीत है? ये तो हमने चर्चा ही कर ली इसमें। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, धारा 8 का ए। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय से अभिप्रेत है, यानी सक्षम न्यायालय इसमें कौन होता है? ठीक है, तो इसमें क्या दिया है? सत्र न्यायालय, मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट का न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का न्यायालय। ठीक है, तो इसमें जो हमने देखा, क्या देखा? अभी ऊपर ही चर्चा हुई थी इसके बारे में। जो सक्षम न्यायालय वह कौन है? ऑप्शन डी, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन। अधिनियम के अनुसार संरक्षण आदेश से अभिप्रेत है। ठीक है, तो संरक्षण आदेश की अगर बात करें तो वह 2 के ड़ में इसकी धारा के परिभाषा बताई गई है और इसको जिस धारा में इस अधिनियम में उल्लेखित किया गया है वह है धारा आपकी धारा 18। ठीक है, वह संरक्षण आदेश देता है और धारा 19 जब हम आप पढ़ेंगे तो उसमें निवास आदेश देता है। ठीक है, कौन सा आदेश? निवास का आदेश। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, धारा 18। अगला प्रश्न है हमारा कि इस अधिनियम के अनुसार स्थान आदेश से अभिप्रेत है। कौन सा आदेश? स्थान आदेश। वही बात, यानी निवास आदेश की बात कर रहा है प्रश्न। तो 18 में है, 19 में है, 20 में है, 21 में है। तो हमने ऊपर चर्चा की निवास कहाँ है? 19 में। इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन बी। अधिनियम के अनुसार रिस्पोंडेंट यानी प्रत्यर्थी से अभिप्रेत है कि प्रत्यर्थी कौन होता है? जो दुखी व्यक्ति के साथ घरेलू रिश्तेदारी में है, घरेलू रिश्तेदारी में रह रहा है, जिसके विरुद्ध दुखी व्यक्ति ने इस अधिनियम में सहायता चाहिए। तो ये कौन होता है? ये प्रत्यर्थी कौन होता है? उपयुक्त सभी। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। मजिस्ट्रेट द्वारा घरेलू हिंसा से व्यथित व्यक्ति द्वारा अवगत व्ययों और सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए व्यथित व्यक्ति को संदाय करने हेतु प्रत्यर्थी को दिया गया आदेश कहलाता है।
कौन सा आदेश यह कहलाता है? तो यह होता है, किस तरीके का आदेश होता है यह होता है आपका संरक्षण आदेश, निवास आदेश, धनीय आदेश या चिकित्सीय आदेश। तो यह होता है आपका धनीय आदेश। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा कि इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु कोई आश्रम गृह किसी अधिसूचना द्वारा आश्रय गृह के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। ठीक है, तो आश्रय गृह की बात कर रहा है, तो यह किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, मजिस्ट्रेट या संरक्षण अधिकारी। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, राज्य सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा 3 में दी गई है, 4 में, 5 में या 6 में? तो इसका जो सही उत्तर है, ऊपर भी चर्चा हुई है, वह है आपका धारा 3। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा की परिभाषा के संदर्भ में निम्न में कौन सा शब्द उपयुक्त है? पीड़ित महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग, उसकी मानसिक या शारीरिक क्षति पहुंचाना, यह भी एक घरेलू हिंसा है। पीड़ित महिला से किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग करना, यह भी दहेज पीड़ित करना है। किसी आचरण द्वारा महिला या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को धमकी देना, यह भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आएगा। अर्थात इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। किसमें इसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन धारा 3 में। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा पद घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया गया है? ठीक है, तो एक कई इसमें दुरुपयोग हैं, जैसे कौन कौन से? शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग, आर्थिक दुरुपयोग। तो भावनात्मक दुरुपयोग है वह कैसा है कि जैसे किसी को गाली दो, तिरस्कार करो, उपहास करो। ठीक है, ये कैसी हो गई? भावात्मक। आर्थिक दुरुपयोग क्या है कि उसके किसी सामान का नष्ट करो, उसे किसी दहेज जैसी बीमारी का अर्जन करो। ठीक है, मौखिक दुरुपयोग क्या है? वही कोई मुंह से बात कहना, धमकियाँ देना, जो भी है। मानसिक दुरुपयोग, इसमें प्रयुक्त कौन सा नहीं है? इसमें मानसिक दुरुपयोग इनका नहीं किया जाता, अर्थात जो इसका सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन डी, मानसिक दुरुपयोग। अगला प्रश्न है हमारा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की निम्नलिखित धारा में से वही घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है, तो इसके बारे में हम देख ही रहे हैं, वह धारा 3 में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा में शामिल है शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक, मौखिक और भावनात्मक या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा कि धारा 3 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की परिभाषा वही बात है, दहेज, संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग करना, कोई आचरण जो व्यथित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर धमकी या व्यथित व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न। जो इसका सही उत्तर है वो है आपका उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा कि घरेलू हिंसा की परिभाषा में शामिल है वही प्रश्न फिर से है, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा में शामिल है। बार बार वही प्रश्न है, टेक्निकल टीम ने लगता है एडिट नहीं किया। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है कि ऑप्शन अ और ब दोनों। घरेलू महिला के साथ ऐसा कोई आचरण करना जो महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार या अन्यथा अतिक्रमण करता हो। ठीक है, क्या क्या करता है वह? शारीरिक दुरुपयोग करता है, नहीं सॉरी, महिला की गरिमा का दुरुपयोग करता है। ठीक है, लैंगिक दुरुपयोग दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार या कोई अलग अतिक्रमण करता है, तो वह किस श्रेणी का अपराध होगा? शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग या आर्थिक दुरुपयोग। तो देखने में पड़ रहा है कि कोई शारीरिक क्षति कर नहीं रहा है, कोई लैंगिक आचरण कर नहीं रहा है, कोई आर्थिक दुरुपयोग इसमें दिख नहीं रहा है। तो इसका सही उत्तर है वह है आपका मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग। किसी घरेलू महिला का संतान नहीं होने के संबंध में उपहास, अपमान या उपहास करना। ठीक है, कौन सा है? शारीरिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत, लैंगिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत, भावनात्मक दुर्व्यवहार के अंतर्गत, आर्थिक दुर्व्यवहार। मतलब उसे पैसे की मांग तो की नहीं जा रही है, उनको मारा पीटा तो जा नहीं रहा है, उनके साथ कोई घृणित लैंगिकता की नहीं जा रही है, मतलब मुंह से बोलकर उनका उपहास किया जाता है, वह भी भावनात्मक दुर्व्यवहार के अंतर्गत
दुर्व्यवहार के अंतर्गत आएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऐसा कोई कार्य या आचरण जो व्यथित व्यक्ति की कोई शारीरिक पीड़ा, अपहानि, जीवन, अंग या स्वास्थ्य का खतरा कारित करता है, जिसमें हमला, आपराधिक अभित्रास और आपराधिक बल भी कहा जाता है। तो यह किस प्रकार का है, ये आपको देखने में लगेगा मानसिक है नहीं, लैंगिक है नहीं, भावनाओं से गाली दे नहीं रहे, अर्थात इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए, शारीरिक दुरुपयोग। ऐसा आचरण जो महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार या अन्यथा, यह भी ऊपर ही चर्चा हुई है, तो बहुत इसमें एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। उसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग के अंतर्गत आता है। अपमान, उपहास, तिरस्कार व गाली ये आता है। संतान या न संतान न होने के संबंध में अपमान का उपहास ये भी होता है। व्यथित व्यक्ति से हितबंध व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कारित करने की लगातार धमकी, या व्यथित व्यक्ति से हितबंध व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कारित करने की एक भी धमकी। तो इसमें जो नहीं है, गलत है, क्या है कि शारीरिक पीड़ा की धमकी देना वो होगा, तो रिपीटेड है। इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी। किसी घरेलू महिला को उसके स्त्री धन, स्वामित्वाधीन संपत्ति, किराए की राशि आदि से वंचित करना या गृहस्थी की आवश्यक वस्तुओं का व्ययन कर देना आता है। ये समझ में आ रहा है कि इसका कौन सा हानि हो रहा है, आर्थिक हानि हो रही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी, आर्थिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग में आता है संतान न होना और न संतान न होना। इसका उल्लेख ऊपर किया ही गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, और ब दोनों। यह आधारित करने के लिए कि क्या प्रत्यर्थी का कोई कार्य या लोप या आचरण घरेलू हिंसा गठित करता है। न्यायालयीन विवेक पर निर्भर है। मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा। संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट पर निर्भर है, या व्यथित व्यक्ति के पक्ष में अवधारणा की जाएगी। ठीक है। जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि क्या किसी व्यक्ति पर सद्भाविक रूप से दी जाने वाली जानकारी के लिए सिविल दांडिक दायित्व उपगत होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी तथ्यों पर निर्भर है, और ऑप्शन डी न्यायालयिक विवेक पर निर्भर है। तो जिसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी नहीं। अगला प्रश्न है हमारा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 4 के अधीन घरेलू हिंसा के विषय में सूचना संरक्षण अधिकारी को दी जा सकती है। यानी ये संरक्षण अधिकारी को सूचना कैसे दी जाएगी, किसके द्वारा दी जाएगी, इसके बारे में कौन बताता है, धारा 4। तो कौन कौन दे सकता है कि किसी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है। ठीक है। जिसके पास यह ज्ञात हो कि वह क्या हो, इस प्रकार की सूचना घरेलू हिंसा की किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी जा सकती है। ठीक है। उसके लिए एक पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं, सेवा प्रदाता द्वारा नहीं, मतलब किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है। ये सब तो इंक्लूड हैं ही। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला द्वारा घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। तो यह किसमें किया गया है भाई, अभी हमने पढ़ा, वह धारा 3 में क्या था, घरेलू हिंसा है। धारा 5 क्या कहती है कि जो भी पुलिस अधिकारी हों, सेवा प्रदाता हों और मजिस्ट्रेट हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, उनके बारे में धारा 5 बताती है। और धारा 6 क्या बताती है कि जो आश्रय गृह हैं, जो राज्य सरकार बनाती है, उनके कर्तव्य क्या हैं। और धारा 4, जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 4 रिपोर्ट दर्ज करने का प्रावधान करती है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षा अधिकारी को सूचना कौन दे सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति दे सकता है जो यह विश्वास करने का कारण रखता है कि किसी घर में घरेलू हिंसा की जा रही है या संभावना है। केवल पीड़ित स्त्री के मातृ पक्ष के व्यक्ति या उपयुक्त में से कोई भी। तो इस प्रकार की सूचना उपयुक्त में से कोई भी दे सकता है। ठीक है। तो ये उत्तर सही होगा आपका। अब क्या है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेटों के कर्तव्य। रिपोर्ट हुई घरेलू हिंसा धारा 3 में हुई, धारा 3 में घरेलू हिंसा, फिर धारा 4 में रिपोर्ट करता है, धारा
6 क्या कहता है, आश्रय जो दिया जाता है उसके कर्तव्य क्या है आश्रय गृहों के। धारा 5 बताता है कि इनके कर्तव्य क्या हैं पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, मजिस्ट्रेटों के। अगला प्रश्न है हमारा, कोई पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट जिसे घरेलू हिंसा की शिकायत की गई है ऐसे परिवाद पर व्यथित व्यक्ति को सूचनाओं से अवगत कराएगा। निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के संबंध में, संरक्षण आदेश, धनी राहत के लिए किसी आदेश के संबंध में, सेवा प्रदाताओं की सेवाओं के उपलब्ध के संबंध में, या उपयुक्त सभी के संबंध में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के संबंध में। अगला प्रश्न है हमारा कि वही बात कि इस अधिनियम के तहत आश्रय गृहों के प्रभारी के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो हमने ऊपर ही चर्चा किया कि वह किसमें इसके बारे में बताया गया है, धारा 6 में। धारा 4 रिपोर्ट दर्ज कराती है, धारा 5 अधिकारियों के कर्तव्य के बारे में बताती है, धारा 3 घरेलू। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, धारा 6। आश्रय प्रदान करने हेतु कौन बाध्य होता है? मात्र संरक्षण अधिकारी के अनुरोध पर, मात्र किसी मजिस्ट्रेट के अनुरोध पर, किसी पुलिस अधिकारी के रूप में, या तो मौखिक करार द्वारा रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज